Hello guys, welcome back to our channel Part 9 Reborn Story of Love and Hate. Chapter 81 हमें टिया होना है। जब हमें होश आया तो हम आश्रम में थे। हमें कुछ याद नहीं था, बस हमारे पास हमारी वो डायरी और हमारा कंगन था। हमने बहुत बार आश्रम से बाहर जाने की कोशिश की पर हम नहीं जा पाते। दादा सा हमेशा हमसे मिलने आते, पर वो भी हमें कुछ नहीं बताते थे। समर्थ हमें बचाते हुए दाई माँ कहकर आद्या की आंखों से आंसू बह जाते हैं। समर्थ उसके आंसू पोंछते हुए ना में सर हिला देता है। समर्थ उसे कसकर गले लगा लेता है। उसे ये सोचने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अगर आद्या को कुछ हो जाता तो। वो अपने सारे ख्यालों को झटक देता है और फिर आद्या का चेहरा अपने हाथों में लेकर अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं आद्या, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए। हमें ये आंसू दर्द दे रहे हैं, प्लीज़। और आपको अभी श्लोक को भी ढूंढना है ना? समर्थ का सवाल सुनकर आद्या हाँ में हिला देती है। फिर वो समर्थ की तरफ देखकर कहती हैं, हमें श्लोक भाईसा को ढूंढना है, पर उससे पहले हमें उस इंसान के बारे में पता लगाना है जो हमें मारना चाहता है। उसकी बात सुनकर समर्थ थोड़ा हिचकते हुए कहता है, आपके असली माता पिता। समर्थ की बात बीच में काटते हुए आद्या अपने आंखों में गुस्सा लिए कहती हैं, हमारे लिए हमारी दाई माँ और माँ सा हमारी माँ है और बाबा सा हमारे बाबा है, जिन्होंने हमें पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया। हमें उनकी ज़रूरत नहीं है और ना ही हम कभी उन्हें देखना चाहते हैं। हम हमारी इस दुनिया में खुश हैं। समर्थ को आद्या की आंखों में वो नफरत दिख रही थी जो उसने कभी अपने लिए भी नहीं देखी थी। तभी आद्या बात बदलते हुए कहती हैं, समर्थ आपको याद है हम पर मेवाड़ में जब हमला हुआ था तब वो आदमी कह रहे थे उन्हें किसी सरकार ने भेजा है, और 15 साल पहले हमें मारने जो लोग आए थे उन्हें भी किसी सरकार ने भेजा था। आद्या की बात सुनकर समर्थ भी चौंक जाता है। उसने उस हमले के बारे में पता लगाया था, पर उसे सिर्फ इतना ही पता चल पाया था, वो हमला आद्या को मारने के लिए किया था। समर्थ अब इस बारे में पता लगाना चाहता था, पर अभी के लिए वो बात टालते हुए कहता है, प्रिंसेस चले, अब आपको आराम करना चाहिए, कहकर उसे गोद में उठाकर कमरे में आ जाता है। वो आद्या को बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके साथ आकर लेट जाता है। आद्या जैसे ही कुछ कहती उससे पहले समर्थ कहता है, शश शश, कुछ नहीं, अभी आप चुपचाप सो जाए, कहकर उसे हक करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद आद्या भी सो जाती है। उसके सोने के बाद समर्थ अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है और उसके माथे को चूम लेता है। वो मन ही मन कहता है, हम नहीं चाहते आप इस सब में पड़े, पहले ही बहुत बार खो चुके हैं आपको, बहुत मुश्किल से आप हमारी जिंदगी में आई, हम आपको इस सब में नहीं पड़ने देंगे। आप हमारी जान है और हम इस बार अपनी जान को खतरे के मुंह में नहीं जाने देंगे। जानते हैं हम आपका अतीत आपको उलझाने वाला है, आपका रिश्ता मेवाड़ से है और हम अब आपको वहां जाने नहीं देंगे। अगर अभी आप कुछ देर और बात करती तो जानते हैं आप वहां वापस जाने की बात करती और हम आपको किसी भी कीमत पर वहां जाने नहीं देंगे। यही सब सोचते सोचते वो भी सो जाता है। अंडस्को देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। आज महल में पूजा थी, साथ ही पंडित जी आद्या और समर्थ के शादी का मुहूर्त भी निकालने वाली थी। सब अपने अपने कामों में लगे थे। वहीं आद्या अभी फ्रेश होकर आई थी कि उसके कमरे में जाया जी एक थाल लेकर आ जाती है। आद्या अपने हाथ में पकड़ा टॉवल बेड पर रखते हुए कहती हैं, अरे माँ सा, आप हमें बुला लिया होता हम आ जाते। इस पर जाया जी हल्का सा मुस्कुराकर उसका गाल सहलाते हुए कहती हैं, क्यों हम अपनी बेटी के कमरे में नहीं आ सकते? नहीं माँ सा, आप जब चाहें तब आ सकती है, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। आद्या उनकी तरफ देखकर कहती हैं, अच्छा ये सब छोड़े, ये देखिए। जाया जी टेबल पर रखा थाल दिखाते हुए कहती हैं। वो आगे कहती हैं, इसमें आपके लिए पूजा में पहनने के लिए साड़ी और कुछ ज्वेलरी है। हम वर्तिका या रोहिणी में से किसी को आपकी मदद के लिए भेज देते हैं। अभी हमें जाना होगा, आप तैयार होकर नीचे आ जाना, कहकर जाया जी बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद
आद्या अपने ब्लाउज की डोरी बंधने की कोशिश कर रही थी, पर वो अपना एक हाथ नहीं हिला पा रही थी। तभी उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। आद्या आवाज़ सुनकर कहती हैं, अच्छा हुआ वर्तिका आप आ गई, प्लीज़ हमारी ये डोरी बांध दीजिए ना। आद्या ये सब बिना देखे कह रही थी। उसके पीछे समर्थ था। समर्थ बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है और आद्या को पीछे खींचकर उसके ब्लाउज की डोरी बंधने लगता है। आद्या को जैसे ही समर्थ के होने का एहसास होता है, वो अपनी आंखें बंद कर देती है। कुछ देर बाद वो अपने होश में आती है तो हड़बड़ा जाती है। वो जैसे ही दूर होने को हुई कि समर्थ ने उसे पीछे से हग कर लिया। आद्या अटकते हुए कहती हैं, सैम, समर्थ आप ये क्या कर रहे? कोई आ जाएगा, हमें तैयार होना है। वर्तिका आती ही होगी। वो नहीं आएंगी, हमने उन्हें आने से मना किया है। समर्थ आद्या के कान में फुसफुसाते हुए कहती हैं। आद्या उसकी पकड़ से छुटती है और पीछे पलटकर कहती हैं, आपने उन्हें आने से क्यों मना किया? हमें तैयार होना है। हमारे हाथ के वजह से हमने साड़ी भी ठीक से नहीं पहनी है। अब हम कैसे तैयार होंगे? आद्या शिकायत करते हुए कहती हैं। चैप्टर 82 न्यू एंट्री। अब समर्थ आद्या की तरफ बढ़ता है और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। अब आद्या के दोनों हाथ समर्थ के सीने पर थे। आद्या अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से समर्थ को देख रही थी। तभी समर्थ उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाता है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, आज आपको तैयार हम करेंगे, कहकर उसके कान के एलोब पर किसकर हल्के से काटता है, जिससे आद्या के मुंह से हल्की आह निकलती है। वो अब उससे छूटने की कोशिश करते हुए कहती हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आपने सुना, समर्थ कहता है, फिर उसे खुद से दूर कर ध्यान से देखता है। आद्या ने आज मरून कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी, जिसका ब्लाउज डार्क ग्रीन कलर का था। ब्लाउज पर गोल्डन कलर की डिज़ाइन बनी थी, पर आद्या ने साड़ी की प्लेट्स नहीं बना पाई थी, इसलिए उसने ऐसे ही साड़ी पहन रखी थी। समर्थ आद्या की तरफ देखता है और कहता है, आपने ये साड़ी ऐसे क्यों पहनी है? जिस पर आद्या मासूमियत से कहती हैं, वो हम हमारे इस हाथ को ज़्यादा हिला नहीं पा रहे थे, इसलिए हम प्लेट्स नहीं बना पा रहे थे। आप वाटिका या रोहिणी दोनों में से किसी एक को बुला दीजिए ना, वो हमें ठीक तरीके से साड़ी पहना देंगी। इस पर समर्थ कुछ नहीं कहता है। वो अब उसके पास जाता है और आद्या की साड़ी की प्लेट्स बनाने लगता है। ... आद्या हैरानी से उसे देख रही थी। समर्थ इतने ध्यान से प्लेट्स बना रहा था। ... उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर बड़े ध्यान से लिख रहा हो। कुछ देर बाद वो प्लेट्स बनाकर उसे आद्या की साड़ी में टाक देता है। समर्थ के उंगलियों की छुवन आद्या को जैसे ही अपने पेट पर महसूस होती है, वैसे ही उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। इस वक्त उसके दिल की धड़कन सामान्य से तेज थी। कुछ देर बाद समर्थ ने आद्या को सही से साड़ी पहना दी थी। समर्थ अब आद्या को आईने के सामने खड़ा करता है और उसे पीछे से गले लगाकर कहता है, अब तो सही है ना? आद्या हाँ में सर हिलाकर कहती हैं, पर आपको साड़ी पहनी कैसे आती है? बहुत बार आपको साड़ी पहनते हुए देखा है। समर्थ आद्या को छेड़ते हुए कहता है, छी, कितने बेशर्म हो गए हैं आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए, और आप ऐसे कैसे किसी को देख सकते हैं? आद्या उससे दूर होकर कहती हैं, इसमें बेशर्मी कैसी, और हम किसी और को नहीं हमारी पत्नी को देखते थे। समर्थ आद्या की तरफ देखकर कहता है। अब आद्या कुछ नहीं कह पाती। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ देर बाद आद्या पूरी तरह से तैयार हो गई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसने अपनी बालों का जूड़ा बनाकर उसमें गजरा लगाया था। अपनी नीली आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर हल्की ऑरेंज टैंजरीन शेड की लिपस्टिक लगाई थी। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो अभी आईने में खुद को देख रही थी कि उसकी नज़र पास रखे सिंदूरदानी और मंगलसूत्र पर जाती है। वहीं आद्या को निहार रहा समर्थ जैसे ही उसकी नज़रों का पीछा करता है, वो समझ जाता है आद्या के मन में क्या चल रहा है। वो अब उसके पास जाता है और आद्या को अपनी तरफ कर कहता है,
बस कुछ दिन और फिर आप नहीं, हम पूरे हक से इसे आपके मांग में भरेंगे। हम जानते हैं आप क्या सोच रही है, पर हम आपको आपका ये हक उसी तरह देंगे चाहते हैं जिस तरह आपसे छिना था। फिर वो आद्या का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, आद्या, हम चाहते तो अभी आपकी मांग भर आपके गले में मंगलसूत्र डाल आपको अपना बनाते, पर हम आपको वो इज्जत वो सम्मान वापस करना चाहते हैं जो हमने आपसे छिना था। जिस तरह हमने आपसे आपके हक छीने थे, उसी तरह सबके सामने हम आपको अपना बनाएंगे। हम सबके सामने आपको हमारी बनाना चाहते हैं। बस कुछ दिन और फिर हमें आपसे और आपको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। कहकर उसका माथा चूम लेता है। तभी बाहर से रोहिणी की आवाज आती है, जो उन्हें बुला रही थी। आद्या समर्थ की तरफ देखकर कहती हैं, आप तैयार हो जाए, हम नीचे जाते हैं। कहकर कमरे से बाहर चली जाती है। समर्थ भी बाहर जा रहा था, तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन पर नाम देखता है तो वहाँ ठाकुर अंकल नाम फ्लैश हो रहा था। समर्थ जल्दी से फ़ोन उठाकर कहता है, जी अंकल, कहिए कैसे हैं आप? हम ठीक है। आप कैसे हैं और आपकी आद्या कैसी है? दूसरी तरफ से अमर जी कहते हैं, हम दोनों ठीक है। वैसे आपको कुछ काम था? समर्थ कहता है, हाँ, वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। दरअसल हमने पिछले महीने जो डील साइन की हैं, उस डील के कुछ पेपर्स पर आपकी साइन चाहिए। हम आपके ऑफिस गए थे, पर आज आप ऑफिस नहीं आए और इन पेपर्स पर आज ही साइन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ से अमर जी परेशान से कहते हैं, आप महल आ जाए, वैसे भी आज यहाँ पूजा है। हम आपको हमारे परिवार से मिलाते हैं। समर्थ रिक्वेस्ट करते हुए कहता है। अमर जी पहले थोड़ा हिचकिचाते हैं, फिर हाँ कह देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर एक ब्लैक टॉप और ब्लू जीन्स पहने लड़की खड़ी थी। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। गेहुआ रंग, गहरी काली आंखें, लंबे घुंघराले बाल, लंबी नाक, गुलाबी होठों, सब मिलाकर उस लड़की को बहुत खूबसूरत बना रहा था। वो लड़की किसी को फ़ोन लगाकर कहती हैं, मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम गाड़ी भेजो, मुझे लेट नहीं होना है। दूसरी तरफ वो इंसान कुछ कहता है, तो वो लड़की कहती हैं, ठीक है, पर सब तैयारी हो गई है ना? कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। दूसरी तरफ वो इंसान फिर कुछ कहता है। इस पर वो लड़की कहती हैं, हाँ, अच्छा ठीक है, बाय। चैप्टर 83 रुद्रक्षी का इंडिया आना। रुद्रक्षी और विधा। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर एक ब्लैक टॉप और ब्लू जीन्स पहने लड़की खड़ी थी। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। गेहुआ रंग, गहरी काली आंखें, लंबे घुंघराले बाल, लंबी नाक, गुलाबी होठों, सब मिलाकर उस लड़की को बहुत खूबसूरत बना रहा था। वो लड़की किसी को फ़ोन लगाकर कहती हैं, मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम गाड़ी भेजो, मुझे लेट नहीं होना है। दूसरी तरफ से वो इंसान कुछ कहता है, तो वो लड़की कहती हैं, ठीक है, पर सब तैयारी हो गई है ना? कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। दूसरी तरफ वो इंसान फिर कुछ कहता है। इस पर वो लड़की कहती हैं, हाँ, अच्छा ठीक है, बाय। इतना कहकर वो लड़की फ़ोन रख देती है। तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज़ आती है, मम्मा, हम आधू माछी से कब मिलेंगे? मुझे उन्हें देखना है। ये आवाज़ उस लड़की के साथ खड़ी 3.4 साल की एक छोटी सी बच्ची की थी। वो लड़की उस लड़की की बात सुनकर उस छोटी सी बच्ची को अपने गोद में उठाती है और उसके गाल पर किस करते हुए कहती हैं, विधा, बच्चा अभी नहीं, आपकी मासी अभी आपकी मम्मा से नाराज़ होंगी ना? इस पर वो बच्ची, जिसका नाम विधा था, वो अपना सर हाँ में हिला देती है। विधा का जवाब पाकर वो लड़की उसके दूसरे गाल पर किस करती है और कहती हैं, तो फिर हम पहले आपकी आधू मासी को एक सरप्राइज देंगे, फिर उनसे मिलेंगे। ये लड़की कोई और नहीं, रुद्रक्षी थी। रुद्रक्षी की बात सुनकर विधा कहती हैं, मम्मा चलो फिर हम फटाफट चलते हैं और सरप्राइज देते हैं। मुझे ना आधू माछी की वो ब्लू ब्लू आइज देखनी है, जैसे फोटो में हैं। विधा की इस बात पर रुद्रक्षी को हंसी आ जाती है। वो प्यार से उसके गाल पर किस करती है और कहती हैं, हाँ, चलो। तब तक उनकी गाड़ी भी आ चुकी थी। रुद्रक्षी विधा को लेकर कार में बैठ जाती है।
कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। विधा बड़े ध्यान से सब देख रही थी। मटके लेकर जाती हुई औरतें, दूर तक बने रेत के टिले, वो बड़े ध्यान से ये सब देख रही थी। तभी वो ऊँट को देखते हुए कहती हैं, मम्मा वो देखो कल। रुद्रक्षी उसकी बात सुनकर कहती हैं, बेबी यहाँ आपको बहुत सारे कल देखने को मिलेंगे। मम्मा हम आधू माछी से कब मिलेंगे? और शुभू मामू से कब मिलेंगे? क्या हम अभी मामू के घर जा रहे हैं? रुद्रक्षी विधा की बातों का जवाब देते हुए कहती हैं, हाँ अभी हम मामू से मिलेंगे और आपकी आधू मासी को हम बाद में सरप्राइज देंगे। मम्मा मैं भी माछी के लिए एक गिफ्ट लूंगी। हम बाद में शॉपिंग करने जाएंगे। विधा रुद्रक्षी को गले लगाकर कहती हैं, ओके बेबी हम शॉपिंग पर जाएंगे। वैसे आप क्या गिफ्ट देंगी आपकी आधू मासी को? रुद्रक्षी उससे पूछती है, बहुत सारे टॉयज। विधा अपने हाथ फैलाकर कहती हैं। विधा की इस हरकत पर रुद्रक्षी मुस्कुरा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ राजवंशी महल में आद्या और समर्थ इस वक्त पूजा कर रहे थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, बाकी सब लोग वही उनके पास बैठे थे। पूजा में शुभम रक्षित और त्रिशूल की फैमिली भी आई थी। सब अभी पूजा ही कर रहे थे कि दरवाजे से एक आदमी जिसने आंखों पर काला चश्मा लगा रखा वो अंदर आ जाता है। सबका ध्यान अभी पूजा में था। वो आदमी कोई और नहीं अमर था। वो वहीं साइड में खड़ा रहकर आद्या को बैड प्यार से देख रहे थे। उनकी आंखों में नमी आ गई थी। तभी वीर जी की नज़र उन पर जाती है। वीर जी उन्हें देखकर बिल्कुल हैरान नहीं थे। वो अमर जी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। वीर जी उनके पास आते हैं और कहते हैं, हमें पता था आप यहाँ जरूर आएंगे। अमर जी उनकी बात पर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, आपने बुलाया तो हमें तो आना ही था ना। वीर जी अमर जी की बात पर कहते हैं, आप हमारे बुलाने पर आए हैं या आपको अपनी आद्या से मिलना था, ये हम अच्छे से जानते हैं। फ्लैशबैक 3 दिन पहले वीर जी अपने कमरे में बैठे पुरानी फोटोज देख रहे थे। तभी उनका फ़ोन बजता है। फ़ोन किसी अननोन नंबर से था। वीर जी थोड़ा हिचकते हैं, पर फिर कुछ सोचकर वो फ़ोन उठा लेते हैं। वो कुछ कहते उससे पहले दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आप जिनके बारे में पता लगा रहे हैं, मैं आपको उन तक पहुंचा सकता हूं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो शाम को 4 बजे जो उस पते पर पहुंचा जाना। पता मैंने मैसेज कर दिया है। कहकर बिना वीर जी बात का जवाब सुने फ़ोन काट देता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वीर जी सोच में पड़ जाते हैं। वो इस वक्त आद्या के पिता और अपने बचपन के दोस्त विक्रम सिसोदिया को ढूंढ रहे थे, पर इस बारे किसी को नहीं पता। तो फिर अब इस इंसान को कैसे पता चला? वो यही सब सोच रहे थे। शाम के 4 बज रहे थे। वीर जी की अभी एक बड़े से बंगले के सामने खड़े थे। वो एक गहरी सांस लेकर अंदर जाते हैं, पर उन्हें अंदर जाते वक्त किसी भी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोका नहीं था, जैसे उन्हें पहले ही सब बता दिया हो। चैप्टर 84 सगाई के लिए काला दिन अच्छा है। फ्लैशबैक कंटिन्यू। शाम के 4 बज रहे थे। वीर जी अभी एक बड़े से बंगले के सामने खड़े थे। वो एक गहरी सांस लेकर अंदर जाते हैं, पर उन्हें अंदर जाते वक्त किसी भी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोका नहीं था, जैसे उन्हें पहले ही सब बता दिया हो। वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो उनके सामने उनकी उम्र का एक आदमी खड़ा था। वीर जी जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं, वो आदमी बिना कुछ बोले दरवाज़ा खोल देता है और कहता है, आप जिनसे मिलने यहाँ आए हैं वो अंदर है। कहकर उन्हें अंदर जाने का इशारा करता है। वीर जी अब एक नज़र उस आदमी को देखते हैं और एक गहरी सांस लेकर अंदर चले जाते हैं। वो अंदर आकर देखते हैं तो अंदर से घर बहुत खूबसूरत था। बीच में ऊपर एक बड़ा सा झूमर, हॉल से लगती बिचोबिच बड़ी सी सीढ़ियाँ। वीर जी बड़े ध्यान से ये सब देख रहे थे। वो आदमी जो दरवाजे पर खड़ा था वो भी अब तक अंदर आ चुका था। जब वीर जी को वहाँ कोई नहीं दिखाई देता तो वो थोड़ा गुस्से से कहते हैं, यहाँ कोई नहीं है, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तभी पीछे से आवाज़ आती है, आपको यहाँ हमने बुलाया है। वीर जी के कानों में जैसे ही ये आवाज़ गई वो अपनी जगह जम गए। ... ये आवाज़, हाँ ये आवाज़ वही थी
जिसे वो पता नहीं कब से ढूंढ रहे थे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और तेज धड़कते दिल के साथ पीछे पलटते हैं। उनके सामने अमर जी खड़े थे। वीर जी उन्हें देख अपनी जगह जम जाते हैं। जिन्हें वो ढूंढ रहे थे, आज वो खुद उनके सामने थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वही अमर जी का भी कुछ यही हाल था। वो अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, अपने बचपन के दोस्त से नहीं मिलेंगे। जिनकी अमानत अपनी जान की तरफ संभाल कर रखी, उनसे नहीं मिलेंगे। उनकी आवाज़ सुनकर वीर जी अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए कहते हैं, वी विक्रम, आप सच में यहाँ है। विक्रम जी अपना सर हाँ में हिलाते हैं और उनके गले लग जाते हैं। वीर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनसे अलग होकर कहते हैं, हमें लगा था उस दिन आप और कनक भाभी सा, पर हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आप हमें कहीं नहीं मिले। एक दिन सावित्री हमारे पास आई और हमें आद्या के बारे में पता लगा। उस दिन हम और कनक वहां से बच निकले। उस दिन कनक ने आद्या को सावित्री के पास रखा था। ... और जब महल पर हमला हुआ तो सावित्री आद्या को लेकर वहां से चली गई। ... हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर फिर हमें पता... आप उनके बारे में जानते हैं। हम आप तक पहुंचते उससे पहले हमें आपके उस रेजिडेंट की खबर मिली... और कनक को हम अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हम उन्हें लेकर लंदन चले गए, पर हम तब भी आद्या को ढूंढ रहे थे... जब 15 साल पहले हम उनके बारे में पता चला तो हम उनके पास पहुंचते उससे पहले ही सुरेंद्र के आदमी उन तक पहुंच गए... उन्होंने उस घर को आग लगा दी। एक पल के लिए हमें लगा हमने हमारी प्रिंसेस को हमेशा के लिए खो दिया... पर फिर पता चला उस घर में मरे हुए लोगों में सिर्फ सावित्री की लाश ही मिली। सावित्री ने अपनी जान देकर हमारी बच्ची को बचाया। हमने बहुत कोशिश की, पर ना ही आद्या और ना ही सावित्री का बेटा हमें मिला। हम वापस लंदन चले गए। वहां हमारी मुलाकात समर्थ से हुई और हमें पता चला समर्थ आपका बेटा है। हमारी सारी उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही थी। तभी कुछ महीनों पहले हमें पता चला मेवाड़ में हमारे आदमियों ने आद्या और समर्थ के बारे में पता चला। तब हम मुंबई में थे। आप इतने सालों से राजस्थान क्यों नहीं आए? अगर एक बार महल आते तो शायद आपको आपकी प्रिंसेस पहले ही मिल जाती। हमारे जाने के बाद बाबा सा ने आद्या को संभाला, पर अब जब वो आपको मिल गई है तो आप उन्हें सच क्यों नहीं बताते? वो बचपन से अपने माँ बाप के लिए तरसती आई है। वीर जी विक्रम जी को समझाते हुए कहते हैं। इस पर विक्रम जी कहते हैं, इतना आसान नहीं है। सुरेंद्र को उनके बारे में पता चल गया है। वो उन्हें मार देगा, इसलिए हम पहले उससे निपटना चाहते हैं। उसे उसके किए की सजा देना चाहते हैं। तो तब तक आप अपनी बच्ची से नहीं मिलेंगे, और भाभी सा उन्हें अपनी बच्ची से नहीं मिलवाएंगे। वीर जी उनकी आंखों में देखकर कहते हैं, हम उन्हें चाहकर भी नहीं मिलवा सकते। वो जिंदा तो है, पर ना बोल सकती है और ना हिल सकती है। किसी बेजान गुड़िया की तरह बेड पर लेटी रहती है। हमने उस दिन एक पल में हमारी बच्ची, हमारे बाबा सा और हमारे परिवार को खो दिया। और रहा सवाल आद्या से मिलने का, तो हम उनसे कैसे मिले? हम अभी उन्हें सच नहीं बता सकते हैं। विक्रम जी नम आंखों से कहते हैं, तो आपका ये दोस्त किस दिन याद आएगा? 3 दिन बाद हमारे महल में पूजा है और आपको आना है। वीर जी विक्रम जी के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, समझ नहीं आता आपका ये एहसान हम कैसे उतारे। आपने हमारी बच्ची को कभी अकेले नहीं छोड़ा। विक्रम अब उनके गले लग कहते हैं, आप अपना एहसान उतार सकते हैं अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बनाकर। हम आद्या और समर्थ की फिर से शादी करवाने वाले हैं और हम चाहते हैं इस बार आप अपनी बेटी का कन्यादान खुद करें। वीर जी कहते हैं, फ्लैशबैक एंड अंडरस्कोर। विक्रम जी अपने यादों से बाहर समर्थ की आवाज़ सुनकर आते हैं। पूजा खत्म हो चुकी थी। समर्थ विक्रम जी से कहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। हम आपको हमारे परिवार से मिलाते हैं। समर्थ की बात सुनकर वीर जी कहते हैं, आपको इन्हें किसी से मिलवाने की ज़रूरत नहीं है।
हम सब इन्हें और ये हमें पहले से ही जानते हैं। मतलब, हम कुछ समझे नहीं, समर्थ ना समझी से कहता है। मतलब आप इनसे मिलिए, ये है विक्रम सिसोदिया, हमारे बचपन के दोस्त, जो अब अमर ठाकुर के नाम से मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन है। उसकी बात सुनकर समर्थ के साथ साथ आद्या भी चौंक उठी। समर्थ वीर जी की तरफ देखकर कहता है, मतलब वो आपके बेस्ट फ्रेंड जिनके बारे में आप हमें बताते थे, वो ये है? हाँ, ये वही हैं, वीर जी कहते हैं। वहीं जाया जी, आनंद जी और शांति जी तो विक्रम जी को यहाँ देखकर हैरान थे, पर उनमें से कोई भी कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ पर पंडित जी आते हैं और कहते हैं, रानी सा, आपने दोनों बच्चों के शादी के लिए मुहूर्त निकालने के लिए कहा था। हमने दोनों पत्रिका देख लिए है। पंडित जी की बातों से सबका ध्यान उनकी तरफ जाता है। तभी जाया जी उन्हें बैठने का इशारा करती है और कहती हैं, कौन सा मुहूर्त सही है पंडित जी? देखिए, शादी के लिए 2 मुहूर्त है, एक 6 महीने बाद का और दूसरा 15 दिन बाद का। इन दोनों में से कोई भी मुहूर्त आप चुन लीजिए। इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है और सगाई के लिए कल का मुहूर्त अच्छा है। चैप्टर 85 नाराज समर्थ। पंडित जी सबको शादी के मुहूर्त के बारे में बता रहे थे। पंडित जी की बातों से सबका ध्यान उनकी तरफ जाता है। तभी जाया जी उन्हें बैठने का इशारा करती है और कहती हैं, कौन सा मुहूर्त सही है पंडित जी? देखिए, शादी के लिए 2 मुहूर्त है, एक 6 महीने बाद का और दूसरा 15 दिन बाद का। इन दोनों में से कोई भी मुहूर्त आप चुन लीजिए। इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है और सगाई के लिए कल का मुहूर्त अच्छा है। पंडित जी जाया जी की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं। पंडित जी की बात सुनकर जाया जी कहती हैं, इसके अलावा और कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि एक मुहूर्त बहुत जल्दी है और दूसरा मुहूर्त बहुत लंबा जा रहा है। नहीं रानी सा, इसके अलावा और कोई मुहूर्त नहीं है। अच्छा रानी सा, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, पंडित जी हाथ जोड़कर कहते हैं। पंडित जी के जाने के बाद जाया जी सबकी तरफ देखकर कहती हैं, इतनी जल्दी सब तैयारियां कैसे होगी? हमें तो लगता है 6 महीने के बाद वाला मुहूर्त सही है। जाया जी बात सुनकर समर्थ के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो अब आद्या से एक दिन दूर नहीं रह सकता था और यहाँ 6 महीने की बात हो रही थी। उसके मुंह से जल्दी से निकलता है, इतना लेट? उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ देखते हैं। सबकी नज़रें अपने ऊपर महसूस करता देख वो अपनी बात संभालते हुए कहता है, हमारा मतलब 6 महीना बहुत लंबा वक्त है। हाँ समर्थ, हम जानते हैं, पर अभी आद्या भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और इतनी जल्दी सब तैयारियां कैसे होगी? इसलिए हम 6 महीने बाद की डेट फिक्स कर देते हैं। जाया जी कहती हैं। अब समर्थ को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो बेचारा सा मुंह बनाकर बैठ जाता है। उसका ऐसा चेहरा देख सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। रक्षित समर्थ की टांग खींचते हुए कहता है, किसी को बड़ी जल्दी है दोबारा घोड़ी चढ़ने की? वो दोबारा पर जोर देते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर समर्थ उसे ऐसे घूर रहा था, मानो कह रहा हूं, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए, हम आपसे इसका हिसाब बराबर जरूर करेंगे। तभी जाया जी कहती हैं, क्या आप भी समर्थ? हम तो मजाक कर रहे थे, आपसे जल्दी तो हमें है। सबको अपना यूं मजाक बनाते देख समर्थ वहां से उठकर गुस्से में अपने कमरे में जाता है। आद्या भी सबके साथ हंस रही थी। ये देखकर वो और गुस्सा हो गया था। वहीं उसको ऐसे जाता देख त्रिशूल कहता है, ये तो गुस्सा हो गए। इस पर जाया जी कहती हैं, कोई नहीं बेटा, ये गुस्सा नहीं, नाराज हुआ है और हम पर नहीं इन पर। आद्या की तरफ इशारा करते हुए, क्योंकि ये भी सबके साथ उन पर हंस रही थी, इसलिए। फिर वो आद्या की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, जाए उन्हें मना लीजिए वरना वो ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठे रहेंगे। उनकी बात सुनकर आद्या अपना सर हाँ में हिला देती है और वहां से उठकर कमरे में चली जाती है। वहीं त्रिशूल सुधा जी की तरफ देखकर कहता है, माँ मुझे ऑफिस जाना होगा, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं आपके लिए ड्राइवर भेज दूंगा। कहकर वो भी चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आद्या जब समर्थ के कमरे में आती है तो वो वहां नहीं था।
तभी उसकी नज़र बालकनी में जाती है, जहां समर्थ खड़ा बाहर देख रहा था। आद्या धीरे से उसके पास जाती है और उसके बाजू में खड़े रहकर कहती हैं, समर्थ। पर समर्थ कुछ नहीं कहता। तो आद्या अपने कान पकड़कर कहती हैं, सॉरी, हमें आप पर ऐसे हंसना नहीं चाहिए था, पर आप इतनी सी बात पर ऐसे नाराज़ नहीं हो सकते। ये आप हमसे माफ़ी मांग रही है या हमें धमकी दे रही है? आप अभी जाए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप जाए यहाँ से। समर्थ उसकी तरफ बिना देखे कहता है, हम जाए यहाँ से। आद्या अपने कदम पीछे लेते हुए कहती हैं, हाँ जाए आप। समर्थ फिर कहता है। कुछ मिनट ही हुए थे कि समर्थ को आद्या की आवाज़ आती है, जो दर्द से कराह रही थी। समर्थ पीछे मुड़कर देखता है तो आद्या फर्श पर पड़ी कराह रही थी। समर्थ जल्दी से दौड़कर उसके पास जाता है और परेशान सा कहता है, आद्या क्या हुआ, दिखाई हमें। आप ठीक से नहीं चल सकती ना? देखिए अब लग गई चोट। आप क्यों ध्यान नहीं रखती? समर्थ उसे अपनी प्यार भरी डांट लगा रहा था और आद्या प्यार से उसे देख रही थी। आद्या अब नाटक करते हुए कहती हैं, हम ठीक है, हम जाते हैं। कहकर जाने के लिए उठती है, पर दर्द की वजह से वापस बैठ जाती है। वो फिर कोशिश करने लगती है तो समर्थ कहता है, आद्या आप क्या कर रही है और आप कहाँ जा रही है? इस पर आद्या बेचारा सा मुंह बनाकर कहती हैं, आपने ही कहा ना आप अभी अकेले रहना चाहते हैं और आप यहाँ से चले जाए, इसलिए हम यहाँ से चले जाते हैं। कहकर वो फिर से उठने की कोशिश करती है। इस बार समर्थ उसे गोद में उठाता है और उसे सोफे पर बैठा देता है। वो अब अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जैसे ही आद्या के पैर को अपने हाथ में लेने लगता है, आद्या जल्दी से अपना पैर पीछे खींच लेती है और कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? हम आपका पैर देख रहे हैं। कहकर फिर उसका पैर अपने हाथों में लेने को हुआ कि आद्या कहती हैं, नहीं, हमारे पैर को कुछ नहीं हुआ। वो आप मान नहीं रहे थे, इसलिए। वो कहकर अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। समर्थ जब आद्या की बात सुनता है तो वहां से उठकर जाने लगता है। तभी आद्या उसका एक हाथ पकड़ लेती है और अपने दूसरे हाथ से अपना कान पकड़कर कहती हैं, सॉरी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। कहते हुए अब उसकी आंखों में नमी आ गई। समर्थ जैसे ही उसकी आंखों में आंसू देखता है, वो पिघल जाता है। वो अब आद्या के पास बैठता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, प्लीज़ आगे से हम कितने भी नाराज़ क्यों ना हो, पर आगे से ऐसा कभी मत करना। बहुत डर लगता है। कहकर उसे गले लगा लेता है। सॉरी, प्रोमिस आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, पर प्लीज़ आप ऐसे नाराज़ मत होइए। आद्या आंखों में आंसू लिए कहती हैं, नहीं होंगे। समर्थ कहता है और उसका माथा चूमता है। शाम का वक्त, राजस्थान मॉल में रुद्रक्षी विधा को लेकर मॉल आई थी। वो अभी टॉय शॉप में थी। वहीं दूसरी तरफ त्रिशूल भी उसी मॉल में अपने एक क्लाइंट से मिलने आया था। चैप्टर 86 त्रिशूल और विधा की मुलाकात। शाम का वक्त, राजस्थान मॉल में रुद्रक्षी विधा को लेकर मॉल आई थी। वो अभी टॉय शॉप में थी। वहीं दूसरी तरफ त्रिशूल भी उसी मॉल में अपने एक क्लाइंट से मिलने आया था। वहीं दूसरी तरफ एक टॉय शॉप में रुद्रक्षी विधा से पूछती है, जो पूरे टॉय शॉप को बड़े ध्यान से देख रही थी। रुद्रक्षी उससे कहती हैं, विधा बेबी आपको क्या चाहिए, आप बताओ, मम्मा आपके लिए वो खरीद लेगी। ओपो मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आधू माछी के लिए सरप्राइज गिफ्ट खरीदूंगी। विधा अपना क्यूट सा फेस बनाकर कहती हैं, अच्छा तो आप क्या लेंगी अपनी आधू मासी के लिए? रुद्रक्षी पूछती है, मम्मा आप फिर भूल गई, मैंने आपसे कहा था ना, मैं बहुत सारे टॉयज खरीदूंगी। विधा अपने हाथ फैलाकर कहती हैं, अच्छा ठीक है, आपको जो खरीदना है वो खरीद लो। रुद्रक्षी कहती हैं। विधा अपनी एक उंगली गाल पर रख इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र एक डॉल पर जाती है। वो डॉल एक कांच के बॉक्स के अंदर थी। वो डॉल बहुत सुंदर लग रही थी। तभी विधा की नज़र उस डॉल की आंखों पर जाती है। उस डॉल की आंखें हल्की नीली थी। विधा को वो डॉल बहुत पसंद आ गई थी। विधा अब रुद्रक्षी का हाथ पकड़ उस डॉल की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं, मम्मा वो डॉल देखो,
हम आधू माछी के लिए वो डॉल लेंगे। देखो उच्चर डॉल की आइज भी अधू माछी की तरह है। रुद्राक्षी की नज़र भी उस डॉल पर जाती है। फिर वो विधा की तरफ देखकर कहती हैं, ठीक है बेबी, आप यही रुको, मैं वो डॉल लेकर आती हूँ। कहकर रुद्राक्षी वहाँ के सल्स गर्ल के पास जाती है। कुछ देर बाद विधा वहाँ पर खड़े खड़े बोर हो गई थी। डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो एक नज़र रुद्राक्षी की तरफ देखती है, जो अभी सल्स गर्ल से कुछ बात कर रही थी। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर वो इधर उधर देखती है। तभी उसकी नज़र उस शॉप के अपोजिट साइड के दूसरे टॉय शॉप पर जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस टॉय शॉप में बहुत सारे सॉफ्ट टॉय थे। विधा उस शॉप से बाहर आ जाती है और दूसरे शॉप की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। वो बस उस शॉप की तरफ देखकर चली जा रही थी। तभी वो चलते चलते लड़खड़ा जाती है और फर्श पर गिर जाती है। गिरने की वजह से उसके घुटने में हल्का दर्द होता है, जिससे उसके आंखों में हल्की नमी आ जाती है। तभी दो हाथ उसे उठने में मदद करते हैं। ये त्रिशूल था। त्रिशूल अपनी मीटिंग खत्म करके वापस आ रहा था। तभी उसकी नज़र विधा पर पड़ी। त्रिशूल चिंता से कहता है, बेटा आप ठीक हो, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? विधा अपना सर उठाकर अपनी नम आंखों से उसे देखती है। उसके सामने एक हैंडसम सा आदमी था। विधा अपने घुटने की तरफ देखकर कहती हैं, यहाँ दुखला है। इस पर त्रिशूल उसे अब अपनी गोद में उठता है और पास में ही एक आइसक्रीम शॉप थी, वहाँ के एक कुर्सी पर बैठा देता है। फिर उसके घुटने के तरफ देखकर कहता है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है? नहीं, बस थोड़ा सा। विधा अपनी क्यूट से अंदाज में अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहती हैं। इस पर त्रिशूल मुस्कुराता है और कहता है, आपका नाम क्या है? और आपके मम्मा पापा कहाँ है? नहीं, मैं आप तो अपना नाम नहीं बताओ दी। मेरी मम्मा कहती हैं, स्टेंजल 6 बाल नहीं कली चाहिए। विधा अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती हैं। त्रिशूल को वो बहुत क्यूट लग रही थी। वो जब कुछ बोलती अपने हाथ हिलाती और अपनी पलकें तेज तेज झपकाती। त्रिशूल अब उसके पास बैठ जाता है और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, ही, मेरा नाम त्रिशूल है, क्या आप मेरी फ्रेंड बनोगी? त्रिशूल, नहीं त्रिशूल, नहीं, त्रिशूल। विधा त्रिशूल का नाम लेने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसका नाम ठीक से बोल नहीं पा रही थी। वहीं त्रिशूल बस विधा की क्यूट हरकतों को और उसकी क्यूट बातों को देख रहा था। सच में विधा बहुत क्यूट थी, स्पेशली वो जब अपनी बड़ी बड़ी आंखें। फिर विधा अपने सर पर एक हाथ रखकर कहती हैं, ओप, ओ आपता नाम तो बहुत बड़ा है, मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ। फिर वो कुछ देर सोचती है और फिर त्रिशूल की तरफ देखकर कहती हैं, मैं आप तो मिस्टर हैंडसम बोलूँगी, आप ना बहुत हैंडसम हैं। फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कहती हैं, फ्रेंड्स। त्रिशूल भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, फ्रेंड्स, पर आप अब अपना नाम तो बताओ, आपके यहाँ किसके साथ आए हो? आपके मम्मा पापा कहाँ है? मेरा नाम विधा है, मैं मम्मा के साथ आई हूँ, पर मुझे अब नहीं पता मम्मा कहाँ है, मैं अकेले बाहर आ गई। कहकर विधा अपना मुंह लटका लेती है। कोई बात नहीं, हम आपकी मम्मा को ढूंढ लेंगे, आप आइसक्रीम खाएंगी। त्रिशूल विधा की तरफ देखकर कहता है। इस पर विधा अपनी उंगली गाल पर रख सोचते हुए कहती हैं, हाँ, पल चॉकलेट वाली। ओके आप रुको, मैं अभी आइसक्रीम लाता हूँ। कहकर वो आइसक्रीम लाने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्षी जब डॉल खरीद कर बाहर आई तो वहाँ विधा नहीं थी। ये देखकर रुद्राक्षी बहुत घबरा जाती है। वो उसे इधर उधर ढूंढती है, पर उसे विधा कहीं नहीं दिख रही थी। वो अब उसे ढूंढते हुए बाहर आ गई थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन शुभम का था। वो फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ से शुभम की आवाज़ आती है, रुद्राक्षी कहाँ हो तुम? शुभम, मैं विधा को लेकर मॉल आई थी, पर वो पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। कहकर फ़ोन काट देती है। वो उसे ढूंढते हुए आइसक्रीम शॉप के पास आ गई थी। वहीं इधर त्रिशूल और विधा दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। तभी त्रिशूल का फ़ोन बजता है। वो अपने फ़ोन को पकड़कर कहता है, पार्टनर मैं अभी आता हूँ, आप यही रहना। विधा अपना सर हाँ में हिला देती है।
जाते जाते त्रिशूल अपने बॉडीगार्ड से विधा का ध्यान रखने के लिए कहता है और फिर अपना कॉल अटेंड करने चला जाता है। उसके जाते ही रुद्रक्षी वहां आ जाती है। विधा की नज़र जैसे ही रुद्रक्षी पर जाती है, वो मम्मा कहकर भागकर उसके पास जाती है और उसके पैर पकड़ लेती है। रुद्रक्षी विधा को अपने सामने देखकर उसे गले लगा लेती है। वो उससे शिकायत करते हुए कहती हैं, बेबी कहाँ चली गई थी आप? आपको पता है मम्मा कितना डर गई थीं। आपको मम्मा ने कहा है ना, आप मम्मा को बिना बताए कहीं नहीं जाएंगी। फिर आप ऐसे क्यों गए? सोली मम्मा, विधा अगली बाल से अच्छा नहीं कलेगी। सॉरी। विधा अपने दोनों कान पकड़े हुए कहती है, अच्छा ठीक है, चले आपके मामू परेशान हो रहे हैं। रुद्रक्षी इतना कहकर उसे गोद में उठा लेती है। ओके, पल मुझे ना मिस्टर हैंडसम को थैंक यू कहना है, उन्होंने मुझे आइसक्रीम दी। विधा कहती हैं, कौन मिस्टर हैंडसम? रुद्रक्षी पूछती है। इस पर विधा उसे त्रिशूल के बारे में बताती है। सब सुनकर रुद्रक्षी कहती हैं, आप ठीक हो? हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। विधा कहती हैं, अच्छा कहाँ है आपके मिस्टर हैंडसम? हम उन्हें थैंक यू बोलेंगे। रुद्रक्षी कहती हैं, चैप्टर 87 आद्या के लिए सरप्राइज। विधा रुद्रक्षी को त्रिशूल के बारे में बताती है, जिस पर रुद्रक्षी कहती हैं, अच्छा कहाँ है आपके मिस्टर हैंडसम? हम उन्हें थैंक यू बोलेंगे। विधा अपना एक हाथ अपने गाल पर रख दूसरे हाथ से उस तरफ इशारा करती है जहां त्रिशूल गया था। फिर कहती हैं, मम्मा मिस्टर हैंडसम तो फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम उनका वेट कर लेंगे। रुद्रक्षी विधा के एक गाल पर किस करते हुए कहती हैं, लगभग 15 मिनट हो गए पर त्रिशूल अभी तक नहीं आया था। रुद्रक्षी और विधा उसका वेट कर रही थी। तभी रुद्रक्षी का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर शुभम का नाम फ्लैश हो रहा है। रुद्रक्षी जल्दी से फ़ोन उठा लेती है। दूसरी तरफ से शुभम की परेशान सी आवाज़ आती है, हेलो रुद्रक्षी कहाँ हो तुम? और विदु कहाँ है? क्या वो मिली? अरे मेरे भाई एक सांस तो ले लो। विधा मिल गई है, आइसक्रीम शॉप में थी। रुद्रक्षी शुभम को शांत करते हुए कहती हैं, अच्छा ठीक है, जल्दी आना नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। ड्राइवर है ना तुम्हारे साथ? दूसरी तरफ से शुभम कहता है, हाँ हैं, हम बस निकल ही रहे हैं। रुद्रक्षी कहती हैं, चलो फिर तुम ध्यान से आना और मेरी विदु के लिए भी खरीद लेना। बाय। शुभम कहता है। फ़ोन रखने के बाद रुद्रक्षी विधा का गाल छूकर कहती हैं, बेबी हमें अब जाना होगा, नहीं तो हमें लेट हो जाएगा। विधा बुझे मन से कहती हैं, ओते। इसके बाद रुद्रक्षी विधा को गोद में लेकर वहां से चली जाती है। जाते वक्त वो त्रिशूल के बॉडीगार्ड्स को थैंक यू कहकर जाती है। वहीं त्रिशूल जब वापस आया तब वहां विधा नहीं थी। त्रिशूल अपने बॉडीगार्ड से पूछता है, वो उसे सब बता देती है। बॉडीगार्ड फिर जाती हुई रुद्रक्षी की तरफ इशारा करते हैं। त्रिशूल उस तरफ देखता है, पर उसे रुद्रक्षी का चेहरा नहीं दिख रहा है। रात का वक्त, त्रिशूल अपने कमरे की बालकनी में खड़ा विधा के बारे में सोच रहा था। उसके सामने बार बार विधा का क्यूट फेस और उसकी क्यूट बातें याद आ रही थी। वो उसकी क्यूट बातों को याद कर मुस्करा रहा था। तभी घूमते घामते सोहम वहां आ गया। त्रिशूल को अकेले मुस्कुराते हुए देखकर वो उसके कंधे पर कोहनी टिकाते हुए कहता है, क्या बात है जनाब, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं? मुझे मेरी भाभी मिल गया है क्या? त्रिशूल उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर कहता है, तू फिर शुरू हो गया? तुझे बात करने के लिए और कोई बात नहीं है क्या? नहीं है, और तुम्हें पता आंटी तेरे लिए लड़की ढूंढ रही। लगता है इस बार वो तुम्हें घोड़ी चढ़ाकर ही दम लेंगी। वैसे किस बात पर तुम अपनी बत्तीस दिखा रहे थे? सोहम सोफे पर पसते हुए कहता है, कुछ नहीं, आज मॉल में जब क्लाइंट से मिलने गया था तब मॉल में मुझे एक छोटी बच्ची मिली थी। बहुत क्यूट बच्ची है, स्पेशली उसकी बातें। तुम्हें पता है वो मुझे मिस्टर हैंडसम कहकर बोल रही थी। विधा के बारे में बताते हुए त्रिशूल के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्रक्षी विधा को सुलाकर अपने बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। वो कुछ सोच रही थी। अनायास ही उसकी आंखों में नम तैर गई।
वो अपनी आंखें बंद कर अपनी नमी छुपाते हुए मन ही मन कहती हैं। बहुत समझाती हूँ खुद को, ना सोचूं तुम्हारे बारे में, भूल जाओ तुम्हें, पर नहीं होता है। तभी कमरे में शुभम आकर कहता है, विदु सो गई? हाँ, सो गई। वैसे कल की तैयारियां हो गई? रुद्रक्षी कहती हैं, हाँ सारी तैयारियां हो है। शुभम जवाब देते हुए कहता है, विधा तो आद्या से मिलने के लिए कब से एक्साइटेड थी। जब पता चला ना कल हम मिलेंगे, तो सोने के लिए ही तैयार नहीं थी। बहुत मुश्किल से सुलाया है। रुद्रक्षी कहती हैं, पर विधा, क्या तुम उसके बारे में बताओगी? शुभम सोती हुई विधा की तरफ देखकर कहता है, हाँ शुभम, विधा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और अब वो मेरी जिंदगी से कभी अलग नहीं होगा, इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं छुपाऊंगी। मेरे मॉम डैड ने मेरे डिसीजन का सपोर्ट नहीं किया, मुझसे अपने रिश्ते तोड़ लिए, बस इसी बात का मलाल है। बाकी मैं अपनी जिंदगी में विधा के साथ बहुत खुश हूँ। रुद्रक्षी आंखों में आई नमी छुपाते हुए कहती हैं, और अपने प्यार, उसका क्या? शुभम उसकी आंखों में देखकर कहता है, साथ उसने छोड़ा था, और शायद मेरा प्यार एक तरफा था। वो तो शायद मुझे दोस्त भी नहीं मानता था। रुद्रक्षी रात के अंधेरे को देखती है, जो बहुत दूर तक पसरा हुआ था। फिर आगे कहती हैं, अब मेरी जिंदगी में मैं, विधा और मेरे दोस्त हैं। इनके अलावा ना कोई है, और ना कोई होगा, वो भी नहीं। फिर अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए कहती है, खैर चलो अब तुम भी सो जाओ, मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगी। शुभम हाँ में हिलाकर कहता है, गुड नाइट। गुड नाइट। रुद्रक्षी मुस्कुराते हुए कहती हैं। अगला दिन शाम का वक्त। आज पूरे महल को फूलों और लाइट से सजाया गया था। आज समर्थ और आद्या की सगाई जो थी, सब मेहमान आ चुके थे। विक्रम जी भी आए थे, वहीं शुभम अभी तक नहीं आया था। रक्षित समर्थ और त्रिशूल के पास ही खड़ा था। रक्षित अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाते हुए कहता है, बहुत देर हो गई, ये आद्या कहाँ रह गई? इस पर त्रिशूल उसकी तरफ देखकर कहता है, आपको इंतजार आद्या का है या रोहिणी का? क्योंकि आद्या का इंतजार तो ये कर रहे हैं। ये कहते हुए त्रिशूल समर्थ की तरफ इशारा करता है। डॉट डॉट जो सीढ़ियों पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए था। तभी हॉल की सारी लाइट्स ऑफ होती है और सीढ़ियों की तरफ फोकस होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सबकी नज़र सीढ़ियों पर थी। सीढ़ियों से आद्या और रोहिणी नीचे आ रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आज रोहिणी ने पीले रंग का राजस्थानी लहंगा पहना था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अपने लंबे बालों को खुला छोड़, आंखों में हल्का काजल और होंठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक के साथ आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वहीं समर्थ का हाल भी कुछ ऐसा ही था। आज आद्या ने पिकॉक ग्रीन कलर का राजस्थानी लहंगा जिस पर छोटे छोटे डायमंड लगे थे। आपने बालों खुला छोड़, अपनी नीली आंखों में काजल और होंठों पर पिंक लिपस्टिक के साथ आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जो भी देखे बस देखता ही रहे। दोनों चलकर उनके पास आ जाती है। समर्थ की नज़र आज आद्या से हट ही नहीं रही थी। आद्या जाकर समर्थ के पास खड़ी हो जाती है, तो समर्थ उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, लगता है आज आपका इरादा हमारी जान लेने का है। कहकर एक गर्म सांस आद्या के कान पर छोड़ता है। समर्थ की बातें सुनकर आद्या के गालों पर गुलाबी रंगत आ जाती है। तभी वहां पर शुभम आ जाता है, जिसे देखकर आद्या कहती हैं, कहाँ रह गए थे आप? आज इतना लेट क्यों आए? वो आपके लिए एक सरप्राइज है मोहतरमा। शुभम कहता है, सरप्राइज? कहाँ है सरप्राइज? आद्या इधर उधर देखती है। वो रहा। कहकर शुभम उसके पीछे की तरफ इशारा करता है। आद्या के पीछे एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था। उस बॉक्स को देखकर सब उस तरफ हैरानी से देख रहे थे। शुभम आगे कहता है, जाओ और खोलो उसे। शुभम कहता है। आद्या अपने कदम आगे बढ़ाती है। वो उस बॉक्स की रस्सी खींच लेती है और सामने देखकर हैरान रह जाती है। चैप्टर 88 त्रिशूल और रुद्रक्षी का अमाना समाना। आद्या के पीछे एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था। उस बॉक्स को देखकर सब उस तरफ हैरानी से देख रहे थे। शुभम आगे कहता है, जाओ और खोलो उसे। शुभम आद्या से कहता है,
आद्या अपने कदम आगे बढ़ाती है। वो उस बॉक्स की रस्सी खींच लेती है और सामने देखकर हैरान रह जाती है। आद्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही रुद्राक्षी उसके गले लग जाती है। रुद्राक्षी उसके गले लग कहती हैं, आई मिस यू अधू, आई मिस यू सो मच। आद्या रुद्राक्षी की आवाज़ सुनकर होश में आती है। वो अब उससे दूर होती है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। रुद्राक्षी अपने कान पकड़कर कहती हैं, जानती हूँ तू नाराज़ हैं, पर क्या एक बार अपनी दोस्त को माफ़ नहीं कर सकती? आद्या उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, हमारे दोस्त हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दोस्त ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाते और ना ही अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। आद्या थोड़ी नाराज़गी से कहती हैं। वो रुद्राक्षी को देखकर बहुत खुश थी। पर वो अपनी झूठी नाराज़गी दिखा रही थी। वहीं रुद्राक्षी की पीठ बाकी सबकी तरफ थी, इसलिए बाकी सब उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। पर त्रिशूल को वो कुछ जानी पहचानी फीलिंग आ रही थी, पर वो उस फीलिंग को इग्नोर करता है। वहीं आद्या अभी भी अपना मुंह फेरे खड़ी थी। तभी उसे अपने पैरों पर कुछ महसूस होता है। वो नीचे देखती है तो वहाँ एक छोटी बच्ची थी। आद्या उस बच्ची की तरफ हैरानी से देख रही थी। तभी विधा कहती हैं, मेरा नाम विधा है और आप मेरी माछी हो। आप मम्मा 6 इंगली हो ना? विधा रुद्राक्षी की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं। आद्या रुद्राक्षी की तरफ देखती है, मानो कहना चाह रही हो, ये बच्ची। रुद्राक्षी भी उसकी बात समझ जाती है और विधा को अपने गोद में उठाकर कहती हैं, ये विधा है, मेरी बेटी। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ आने पर तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। ये वही सरप्राइज है। तभी विधा आद्या की तरफ देखकर कहती हैं, आप मेरी आधू माछी हो। मम्मा भी आप तो आधू बुलाती है ना? आप मुझसे भी नाराज हों। आद्या का दिल विधा को देखकर पहले ही पिघला गया था, ऊपर से उसकी वो क्यूट बातें। आद्या आगे बढ़ती है और उसे अपने गोद में लेकर उसके एक गाल पर किस करते हुए कहती हैं, आपकी मासी सिर्फ आपकी मम्मा से नाराज़ थी, पर आपकी मम्मा ने भी इतना अच्छा सरप्राइज दिया तो हम अब आपकी मम्मा से भी नाराज़ नहीं है। कहकर उसके दूसरे गाल पर भी किस करती है। तभी विधा उसके आंखों में देखते हुए कहती हैं, मम्मा देखो, आधू माछी की आइज सच में ब्लू ब्लू है। आद्या उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। उसे विधा बहुत क्यूट लग रही थी। फिर वो विधा को नीचे उतारती है और रुद्राक्षी की तरफ देखती है। रुद्राक्षी इस वक्त कुछ भी कहने से डर रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही आद्या उसे गले लगा लेती है। कुछ देर बाद आद्या उससे अलग होती है और कहती हैं, हमने आपको सिर्फ इसलिए माफ़ किया क्योंकि आपने हमें इतना खूबसूरत सरप्राइज दिया, पर आगे से ऐसा किया ना तो हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। अभी बहुत कुछ बातें हैं जो हमें आपसे करनी है, पर अभी नहीं। पहले ये बताएं, आप इंडिया कब आई? कैसी है आप? कल ही वापस आई हूँ, आज तुमसे मिली। रुद्राक्षी कहती हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम दोनों एक दूसरी से मिलती नहीं कि मुझे भूल जाती हो। वैसे आद्या कैसा लगा सरप्राइज? शुभम कहता है। समर्थ भी उसके साथ ही था। उसकी आवाज़ सुनकर रुद्राक्षी जैसे ही पीछे पलटती है, त्रिशूल उसका चेहरा देख लेता है। वो रुद्राक्षी को वहां देखकर शौक था, और उससे भी ज़्यादा शौक वो उसके साथ विधा को देखकर था। वहीं दूसरी तरफ आद्या शुभम को पहले घूरती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती हैं, बहुत अच्छा। तभी समर्थ की तरफ नजर जाती है। वो रुद्राक्षी का हाथ पकड़कर वो समर्थ के पास जाती है और उसकी तरफ देखकर कहती हैं, समर्थ इनसे मिलिए, ये है हमारी सबसे अच्छी दोस्त रुद्राक्षी। हमने आपको इनके बारे में बताया था ना, ये वही हैं। रुद्राक्षी जल्दी से आगे बढ़ती है और कहती हैं, हेलो जीजू, मैं हूँ रुद्राक्षी, आपकी एकलौती साली। समर्थ भी एक मुस्कान के साथ कहता है, हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम भी आपके एकलौते जीजू है। तभी विधा वापस से आद्या का हाथ खींचती। आद्या जैसे ही नीचे झुकती है, विधा उसकी तरफ वो डॉल बढ़ाते हुए कहती हैं, माछी देखो, मैंने आपते जैसी आइज वाली डॉल आपके लिए लाई हूँ। आद्या उस डॉल को देखती है। सच में उस डॉल की आंखें हल्की नीली थी। आद्या उसके हाथ से वो डॉल लेती है और उसे गोद में उठाकर उसके एक गाल पर किस करते हुए कहती हैं, थैंक यू बच्चा,
मासी को आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। फिर आद्या रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहती हैं, चलिए हम आपको बाकी सबसे मिलाते हैं। इसके बाद आद्या एक एक करके सबसे रुद्राक्षी को मिलाती है। फिर वो रक्षित के सामने आकर कहती हैं, ये हैं हमारे रक्षित भाईसा, रोहिणी के मंगेतर। और भाईसा अब तक आपको पता चल गया होगा, फिर भी हम आपको बताते हैं, ये है हमारी बेस्ट फ्रेंड रुद्राक्षी। फिर वो त्रिशूल की तरफ बढ़ती है। रुद्राक्षी ने अभी तक नहीं देखा था। आद्या उसका हाथ खींचते हुए उसे त्रिशूल के सामने लाती है और कहती हैं, रुद्राक्षी हमने आपको बताया था ना, हमारे नए दोस्त, तो इनसे मिलिए, ये है त्रिशूल सिंघानिया। रुद्राक्षी नाम सुनकर जैसे ही सामने देखती शॉक हो जाती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, वहीं त्रिशूल भी एक टक बस उसे ही देख रहा था। रुद्राक्षी के आंखें नम हो गई, पर वो खुद को कंट्रोल करती है और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कहती हैं, हेलो मिस्टर त्रिशूल, आधू ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। तभी विधा जो कि आद्या के गोद में थी वो मचलते हुए कहती हैं, मिस्टर हैंडसम आप। मम्मा ये मिस्टर हैंडसम हैं, कल मॉल में मेरी हेल्प मिस्टर हैंडसम ने की थी। चैप्टर 89 समाध्या की सगाई। रुद्राक्षी हमने आपको बताया था ना, हमारे नए दोस्त, तो इनसे मिलिए, ये है त्रिशूल सिंघानिया। आद्या त्रिशूल से मिलवाते हुए कहती हैं। वहीं रुद्राक्षी नाम सुनकर जैसे ही सामने देखती शॉक हो जाती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, वहीं त्रिशूल भी एक टक बस उसे ही देख रहा था। रुद्राक्षी के आंखें नम हो गई, पर वो खुद को कंट्रोल करती है और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कहती हैं, हेलो मिस्टर त्रिशूल, आधू ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। तभी विधा जो कि आद्या के गोद में थी वो मचलते हुए कहती हैं, मिस्टर हैंडसम आप। मम्मा ये मिस्टर हैंडसम हैं, कल मॉल में मेरी हेल्प मिस्टर हैंडसम ने की थी। रुद्राक्षी हैरानी से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इतने सालों बाद किस्मत उसके साथ कौन सा खेल खेल रही थी। वो अपने सोच से बाहर आती है और त्रिशूल की तरफ देखकर कहती हैं, मिस्टर त्रिशूल, थैंक यू, आपने मेरी विधा की कल हेल्प की। थैंक यू सो मच। रुद्राक्षी त्रिशूल को देखकर ऐसे दिखा रही थी जैसे पहली बार मिल रही हों। त्रिशूल भी ये बात समझ गया था। वो एक फीकी मुस्कान से कहता है, मेंशन नॉट, इसकी जगह और कोई भी होता तो मैं यही करता। तभी विधा उसे घूरते हुए कहती हैं, पल आप तो मिस्टर हैंडसम सिर्फ मैं बुला सकती हूँ। विधा की बात पर आद्या और त्रिशूल मुस्कुरा देते हैं। त्रिशूल भी उसका एक गाल सहलाते हुए कहता है, हाँ मुझे मिस्टर हैंडसम सिर्फ आप ही बुला सकती है। वहीं दूसरी तरफ शुभम अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाते हुए किसी को ढूंढ रहा था। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो वहां ऊपर सीढ़ियों पर है। उस इंसान की बात सुनकर शुभम सीढ़ियों की तरफ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। सीढ़ियों से वर्तिका अपना दुपट्टा ठीक करते हुए नीचे आ रही थी। आज उसने ऑरेंज कलर का राजस्थानी लेहंगा पहना था। उसके चेहरे पर उसके खुले बालों की दो लटें झूल रही थी। आंखों में हल्का काजल और होंठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक के साथ आज वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी शुभम के साथ खड़ा इंसान कहता है, बस कर यार, उसे कहीं तेरी ही नज़र ना लग जाए। शुभम आवाज़ सुनकर होश में आता है और उस तरफ देखता है तो वहां रक्षित खड़ा मुस्कुरा रहा था। शुभम झेंपते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मुझे सिखा रहे हो? बेटा जिस राह पर तुम हो वहां से हम गुजर चुके हैं, अब ये ड्रामा करना बंद करो। रक्षित उसे चिढ़ाते हुए कहता है। वहीं दूसरी तरफ आद्या और रुद्राक्षी बातें कर रही थी। तभी पीछे से जाया जी की आवाज़ आती है, आद्या चलिए अंगूठी पहनने का समय हो गया है। आद्या अपना सर हाँ में हिला देती है। कुछ देर बाद आद्या और समर्थ स्टेज पर थे। रुद्राक्षी भी वही थी। वो त्रिशूल को इग्नोर कर रही थी। वहीं त्रिशूल की नज़रें सिर्फ रुद्राक्षी पर ही थी। वो उससे बात करना चाहता था, उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था। तभी पंडित जी कहते हैं, अब लड़का लड़की को अंगूठी पहना दें। समर्थ आद्या का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसे अंगूठी पहना देता है। वो मन ही मन कहता है, आज से आप सिर्फ हमारी है। इस बार आपको खुद से ना हम दूर करेंगे और ना ही आपको दूर जाने देंगे।
आज से आप हमारी है। इसके बाद आद्या भी उसे अंगूठी पहना देती है। वो मन ही मन कहती हैं, समझ नहीं आ रहा है, समर्थ ये सपना है या सच। जो भी हो बस ऐसे ही हमारे पास रहें। वहीं एक कोने में विक्रम जी अपने नम आंखों से आद्या को देख रहे थे। तभी उनके कंधे पर वीर जी हाथ रखकर कहते हैं, अब बस उन्हें अपना इतने सालों का खोया हुआ प्यार दीजिए। हम समझ नहीं पा रहे हैं आपका एहसास कैसे उतारे, शायद हमारा ये जन्म भी कम पड़ जाएगा। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें आप जैसा दोस्त मिला जिसने हमारा साथ तब भी नहीं छोड़ा जब हम यहाँ नहीं थे। विक्रम जी कहते हैं, बस कीजिए अब और अपने सारे काम जल्दी से खत्म कर अपने बेटी को पूरे हक के साथ गले लगा लीजिए। वीर जी कहते हैं, कुछ देर बाद सब लोग चले गए थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्रक्षी सगाई होते ही वहां से चली गई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। त्रिशूल भी उसके जाने के बाद अपने घर चला गया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आद्या अभी बालकनी में खड़ी अपने हाथ में पहनी सगाई की अंगूठी देख रही थी। तभी उसे अपने कमर पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। वो समझ जाती है, समर्थ उसे पीछे से बाहों में लेकर खड़ा था। आद्या अपनी आंखें बंद कर उसके एहसास को महसूस कर रही थी। समर्थ अब उसे गोद में उठाता है और जाकर झूले पर बैठ जाता है। आद्या भी अपने दोनों हाथ उसके गर्दन में डालकर उसके कंधे पर अपना सर रखे हुए थी। समर्थ उसके माथे को चूमता है और कहता है, आज दिन भर आपने हमारी तरफ देखा भी नहीं। इस पर आद्या उसकी तरफ देखती है और उसके गाल पर अपने होंठ रख कहती हैं, हमारे साथ वर्तिका और रोहिणी थी। अच्छा तो जब वो आपके साथ होंगी तो आप हमें भूल जाएंगी। समर्थ मुंह बनाते हुए कहता है, हम देख रहे हैं आप आजकल बहुत नाराज हो रहे हैं। देख लीजिए अगर किसी दिन हम नाराज हो गए ना तो आपके मनाने टर भी नहीं मानेंगे। कहकर आद्या अपनी आंखें मटकाती है। आद्या के मुंह से नाराज होने की बात सुनकर समर्थ को आद्या की इससे पहले वाली नाराजगी याद आती है। वो उसे गले लगाकर कहता है, हम आपको नाराज होने का मौका नहीं देंगे और ना ही खुद से दूर जाने का। उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत थी। आद्या को ये महसूस होते ही वो उससे दूर होती है और उसके चेहरे की तरफ देखती है। इस वक्त समर्थ के चेहरे पर एक डर था। आद्या उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती हैं, हम बस मजाक कर रहे थे। हम क्यों आपसे नाराज होंगे और आपसे दूर जाएंगे। आप भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। कहकर अपने होंठों से उसका माथा, उसकी आंखें चूम लेती है। पर पता नहीं किसी बात से समर्थ की आंखों में डर था। समर्थ को अभी भी चुप देख आद्या उसके गले लग जाती है। वहीं समर्थ मन ही मन कहता है, नहीं हमें सच पता करना होगा। अगर हमसे पहले किसी ने आद्या को सच बता दिया तो नहीं, हम आद्या को खो नहीं सकते। हमें सच क्या है वो पता करना ही होगा। ये सब सोचते हुए उसकी पकड़ आद्या पर मजबूत हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्रक्षी अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर वहीं बैठ जाती है। विधा इस वक्त शुभम के साथ खेल रही थी। वहीं अब रुद्रक्षी के आंसू जो उसने अब तक रोके थे वो बह जाते हैं। वो खुद से कहती हैं, क्यों हो रहा है ये, मेरे साथ चला गया था वो तो अब क्यों आया सामने, वो भी तब जब विधा मेरे साथ है। नहीं अब मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। वो अपने आंसू पोंछती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाकर कुछ कहती, तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, कैसी है बेटा आप। मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं। हम भी ठीक है, बस आपसे एक नई डील के बारे में बात करनी है। वो हमारी कंपनी सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के साथ एक डील साइन करने वाली है। आप इंडिया में ही है तो आप वो डील देख लीजिए। दूसरी तरफ से वो इंसान कहता है, ठीक है अंकल मैं सब देख लूँगी। वैसे मीटिंग कब है। रुद्रक्षी कहती हैं, कल सुबह है, आप सब देख लीजिए। वैसे हमारी छोटी प्रिंसेस कहाँ है, कैसी है वो। वहाँ जाकर तो अपने दादू को भूल ही गईं। वो इंसान दूसरी तरफ से कहता है, वो बिल्कुल ठीक है, कल से आद्या से मिलने के लिए एक्साइटेड थी। अभी शुभम के साथ खेल रही है। रुद्रक्षी कहती हैं, अच्छा ठीक है, हम कल फ़ोन करते हैं। दूसरी तरफ से वो इंसान कहता है,
और फ़ोन काट देता है। चैप्टर 90 रुद्रक्षी का सिंघानिया इंडस्ट्रीज जाना। त्रिशूल का कर। त्रिशूल अपने बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में एक फ़ोटो थी जिसमें एक लड़की अपने बालों की मूंछ बनाए बहुत क्यूट लग रही थी। त्रिशूल उस फोटो पर हाथ फेरता है और खुद से कहता है, काश काश उस दिन तुम वहां आ गई होती तो शायद आज। उसके आंखों से एक बूंद आकर उस फोटो पर गिर जाता है। त्रिशूल जल्दी से अपने आंखों से आंसू साफ करता है। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। सोहम उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, कुछ हुआ है क्या जब से आद्या के यहाँ से आया है? कमरे में बंद हैं। कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? चुप क्यों खड़ा है? कुछ बोलना। वहां पर रुद्रक्षी भी थी। आद्या और शुभम उसी रुद्रक्षी की बात कर रहे थे जिसे हम जानते हैं। और त्रिशूल कहते कहते रुक जाता है। और क्या प्लीज मुझे बता, क्या हुआ है? सोहम कहता है, और वो लड़की जो मुझे मॉल में मिली थी वो रुद्रक्षी की बेटी है। रुद्रक्षी और विराट की बेटी। कहकर सोहम को गले लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे। सोहम त्रिशूल का सर सहलाते हुए कहता है, त्रिशूल भूल जाओ उसे, आगे बढ़ अपनी जिंदगी में। वो तुझसे प्यार नहीं करती है। अगर वो तुझसे प्यार करती तो कभी विराट से शादी नहीं करती और अब तो उनकी जिंदगी में एक बेटी भी है। इसलिए त्रिशूल आगे बढ़, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। तू उसके लिए खुद को मत दुखी कर। आंटी के बारे में सोच, वो तुझे ऐसी हालत में देखेगी तो क्या कहेंगी? सोहम की बातें सुनकर त्रिशूल अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछता है और कहता है, सही कहा तुमने, जो गया है अब उसके पीछे भागने से अच्छा जो बचा है उसके साथ खुश रहूं। मैं ठीक हूं अब। अच्छा ठीक है, वो कल हमारी ओबरॉय इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग है। सोहम बात बदलते हुए कहता है, ठीक है, वो मैं देख लूंगा। अभी जाओ तुम, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। त्रिशूल कहता है, ठीक है, गुड नाइट। सोहम कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद त्रिशूल भी आकर बेड पर आंखें बंद कर लेट जाता है। उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, ओह हेलो, तुम कोई मिस्टर हैंडसम नहीं हो? जरूर पूरे कॉलेज की लड़कियों की आंखें खराब होंगी जो तुम्हें मिस्टर हैंडसम कहती हैं। तुम तो किसी गोरिल्ला से कम नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, तुम भी किसी सफेद भूतनी से कम नहीं हो। सफेद भुगतनी। उद्धरण चिन्ह। तुम मुझे सफेद भूतनी कह रहे हो? गोरिल्ला। उद्धरण चिन्ह। त्रिशूल अपने यादों से बाहर आता है। वहीं दूसरी तरफ आद्या और समर्थ अभी भी बालकनी के झूले पर बैठे थे। आद्या समर्थ के बाहों में सो गई थीं, पर समर्थ की आंखों से नींद को सो दूर थी। वो एक नज़र अपनी बाहों में सुकून से सो रही आद्या को देखता है और फिर उसके माथे को चूमकर उसे कमरे में ले जाता है। वो उसे बेड पर लेटा देता है, खुद आकर उसे फिर से अपने बाहों में भर लेता है। वो उस अननोन नंबर से आए कॉल के बारे में सोचता है। फ्लैशबैक। 2 दिन पहले समर्थ अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है। अननोन नंबर देख समर्थ इग्नोर कर फिर से अपने काम में लग जाता है। पर एक बार फिर उसका फ़ोन बजता है। समर्थ इस बार भी उसे कॉल को इग्नोर कर अपने काम में लग जाता है। इस बार समर्थ को उसी नंबर से एक मैसेज आता है। समर्थ मैसेज खोलकर पढ़ता है। उसमें लिखा था, सुना है हुकुम सा और हुकुमरानी सा की फिर से शादी हो रही हैं। पर अगर अत्ती के पन्ने खुलें और हुकुमरानी सा ने शादी से इनकार कर दिया तो? समर्थ को मैसेज बहुत अजीब लगा। तभी उसके फ़ोन पर वापस से उसी नंबर पर फ़ोन आता है। इस बार समर्थ फ़ोन उठाकर कहता है, कौन हो तुम और हमें ऐसा मैसेज क्यों भेजा है? दूसरी तरफ से एक आदमी हंसते हुए कहता है, अरे राजस्थान का हुक्म सा एक मैसेज से ही डर गया। वैसे उस मैसेज में सच्चाई थी। आपने कभी सोचा नहीं आपके दादा सा ने आपके लिए एक अनाथ लड़की क्यों चुनी? क्यों वो आपसे भी ज़्यादा उस अनाथ लड़की के बारे में सोचते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं अतीत में आपके दादा सा या बाबा ने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह वो लड़की है? वैसे उर्वशी के बदले के बारे में भी आपको पता करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हम अपना अगला फ़ोन हुकुमरानी सा को मिला दें। और कहकर जोर जोर से हंसने लगता है।
कौन हो तुम? कौन हो तुम? समर्थ गुस्से से कहता है, पर तब तक वो इंसान फ़ोन काट चुका था। समर्थ सोच में पड़ जाता है। उसे अब डर भी लग रहा था। फिर वो किसी को फ़ोन करता है और कुछ बताता है। फ्लैशबैक एंड। अपनी यादों से बाहर आकर समर्थ आद्या की तरफ देखता है और उसे अपनी बाहों में कसते हुए मन ही मन कहता है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे आप हमसे दूर हों। अब हम आपको खुद से दूर जाने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आप हमारी है और हमारे पास ही रहेंगी। हम आपको जो भी हैं सब बता देंगे। अगली सुबह, आज रुद्रक्षी को सिंघानिया इंडस्ट्रीज में मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो जल्दी तैयार होकर निकल गई थी। विधा अभी भी सो रही थी। कुछ देर बाद रुद्रक्षी सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सामने थी। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Reborn Story of Love and Hate.